हेलो फ्रेंड्स, मैं वीरू चौहान। संयम यूपीएससी में आपको स्वागत है। आपको पता होगा कि एक दो दिन पहले एक देश एक चुनाव का मोदी जी ने ऐलान किया है। इसमें क्या है, अगस्त में जब शीतकालीन सत्र चलेगा, अगस्त बोल रहा हूँ, जब शीतकालीन सत्र चलेगा तब उसको पेश किया जाएगा और संविधान संशोधन के साथ ऐसा हो पाएगा। ठीक है, आगे प्रक्रिया देखते हैं, वीडियो में देखते हैं आगे क्या क्या है। ठीक है, देखते हैं कि जो इसमें कुछ मेन बातें मैं आपको लिखवा देता हूँ, बता देता हूँ। पहली बात कि इसमें क्या है, जो समिति ने रिपोर्ट पेश की अपनी, इस समिति को ये काम दिया गया था कि मार्च में आप एक देश एक चुनाव पे कार्य कीजिए। उस समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश किया और रिपोर्ट के जो अध्यक्ष थे वो कौन है, किसकी अध्यक्षता में की गई है? पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद। ठीक है, अच्छी रिपोर्ट पेश हुई है, अच्छी बात हुई है। और रिपोर्ट में क्या क्या बात की गई है उसके बारे में देखेंगे। तो इसके अध्यक्ष कौन थे जिसको ये काम सौंपा गया था? उसके थे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद जी को काम सौंपा गया था और क्या हुआ अब देखते हैं आगे। ठीक है, इसमें लगा अब चुनाव के बारे में देखते हैं और इसकी घोषणा ये हो चुकी है कि ये लागू होगा और सरकार अपने फैसले से पीछे भी नहीं जाएगी। ये बात भी आज सरकार ने बोली है। आगे देखते हैं बात कहाँ तक होती है, क्या तक होता है, आगे की बात भगवान जाने। पहली बार 1971 के आम चुनाव के साथ नहीं हुए विधानसभा के चुनाव, मतलब जब पहली बार हुए थे आम चुनाव 1971 के, तभी। उससे पहले जब देश आज़ाद हुआ था तब हमारे आम चुनाव यानी कि लोकसभा के चुनाव, आम चुनाव कहते हैं लोकसभा के चुनाव को। ठीक है, जब वो अपने टर्म के बाद आते हैं, 5 साल के बाद आते हैं, तो उन्हें आम चुनाव कहते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या है, आम चुनाव में शुरुआत में विधानसभा और आम चुनाव यानी लोकसभा के चुनाव साथ में हुए थे। पर पहली बार ये वैसा होता है 1971 में हुआ था। क्यों नहीं हुआ था देखते हैं। भारत के पहले 4 चुनाव, आम चुनाव, जैसे 1951 का, 57, 62 और 67 के दौरान मतदाताओं ने लोकसभा चुनाव के साथ अपने राज्यों की विधानसभा के लिए, मतलब इसका मतलब ये है कि ये ऐसा काम नहीं है जो पहले नहीं हुआ, ये काम पहले भी हुआ है और इससे देश को फायदा ही फायदा है। क्योंकि जब भी कोई काम गति पकड़ता है तो दूसरे राज्य में चुनाव आ जाता है। अगर उस राज्य में किसी सरकार ने, चाहे विपक्ष की पार्टी हो चाहे पक्ष की पार्टी हो, काम अच्छा भी किया होगा तो वहाँ जाकर बुराई करनी है और अपना जो काम है उसकी रफ्तार धीरे कर देनी है। क्योंकि सारे नेता लोग वहाँ चले जाते हैं काम करने के लिए, मतलब प्रचार करने के लिए, उल्टा सीधा बोलने के लिए। हर जगह से होता है, हर राजनीति वाले करते हैं। आगे देखते हैं। बाद में नए राज्य बनने और कुछ राज्यों के पुनर्गठन के बाद ये प्रक्रिया बंद होगी। जैसा कि किसी राज्य से कुछ निकल गया, किसी राज्य से कुछ, पंजाब से निकल गया, हिमाचल प्रदेश निकल गया, ये सब निकल गया, तो क्या हो गया, ऐसे ऐसे करके चेंज होता रह गया। इसलिए विधानसभा और लोकसभा के चुनाव साथ नहीं हो पाए। 1968 1969 में कुछ राज्यों की विधानसभा को भंग किया गया। मतलब इन जगहों पे कुछ राज्यसभा की जो विधानसभा की जो थी, क्या विधानसभाएं राज्यों की, उन्हें भंग कर दिया। अगर विधानसभाएं भंग होगी तो फिर आम चुनाव एक साथ नहीं हो पाएंगे इनके साथ, वही हुआ। इससे लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया पूरी तरह बंद होगी। फिर क्या हुआ, अलग अलग होने लग गया। अब देखते हैं। 1983 में चुनाव आयोग ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव कराने की व्यवस्था फिर से सुझाव दिया था। किसने दिया था? ये चुनाव आयोग ने। अब चुनाव आयोग ने अपनी व्यवस्था दी थी, सरकार इसकी चल रही थी, वो चला रहे थे। दूसरी बात किसको पड़ी है कि आम चुनाव खर्चा कौन देखे? बच्चों, लोगों का पैसा है, सरकार का पैसा है, जनता का पैसा है, खूब बढ़ाओ, तो हर बार चुनाव कराओ, हर बार छुट्टी लो, हर बार इसको गाली दो, चलता रहता था। 1999 में विधि आयोग की रिपोर्ट में भी एक देश एक चुनाव का उल्लेख किया गया था। ये चुनाव क्यों हुए एक साथ? क्योंकि तब देश आज़ाद हुआ था, याद रखना, तभी हुए थे। बाद में क्यों नहीं किए? मंशा नहीं थी। बाद में जो क्या है वो मंशा नहीं थी, इतना याद रखना। राजनीति जो कैसा है, हमारा पीएम कैसा है, सीएम कैसा है, मिनिस्टर कैसा है, होम मिनिस्टर, सबको आपको जानना चाहिए। क्योंकि मंशा क्या है, आपको उनके ऊपर एकदम से एतबार या भरोसा नहीं कर लेना चाहिए। चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, चाहे आप किसी भी पार्टी को पसंद करते हो, आपको एक बार उन दोनों को, विपक्ष वाले को, पक्ष वाले को सामने रखे पैमाना देखना चाहिए कि आगे भविष्यकाल के लिए तो दूरदर्शी नेता कौन है। ठीक है, इसको देखना पड़ेगा। 2018 में विधि आयोग ने दोबारा एक देश एक चुनाव का समर्थन किया। 2018 में किसने किया? विधि आयोग ने। क्या क्या समर्थन किया? जो नीति बनाती थी। जैसे मई 2014 में सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार ने बार बार एक देश एक चुनाव के विचार का समर्थन किया। मोदी जी की बात बहुत अच्छी है कि इन्होंने इस बात को बार बार कहा और हर बार कहते रहते थे और इस वक्त पक्ष में भी हैं और कुछ विपक्ष पार्टियां जो इसके विपक्ष में। अब देखते हैं आगे क्या बात है। एक देश एक चुनाव के समर्थकों का कहना है कि इससे देश में हर दूसरे माह कहीं ना कहीं चुनाव ही नहीं होंगे। ठीक है, हर दूसरे माह चुनाव नहीं होंगे। उदाहरण के लिए जम्मू एवं कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं, वहीं हरियाणा के मतदाता विधानसभा चुनाव के लिए अक्टूबर मतदान करेंगे। अभी सितंबर चल रहा है, अगले महीने चालू हो जाएगा किसका? हरियाणा के लिए। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव अगले कुछ महीनों में आने वाले हैं, 1-2 महीने बाद वो भी आ जाएंगे। वो अक्टूबर है तो नवंबर में वो आ जाएंगे। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ होते हैं, क्योंकि इन पर क्या ऐसा हुआ नहीं अभी कुछ, 7 हो गए होंगे। ठीक, आगे देखते हैं।
अब क्या बोला गया है, एक देश के चुनाव पर समिति के जो समिति रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में बनाई गई थी, उसने कुछ सिफारिशें पेश की। देखिए क्या सिफारिश है। एक देश एक चुनाव की योजना को देश में 2 चरणों में लागू किया जाए। 2 चरणों में लागू किया, एक साथ ना किया जाए। पहले चरण में लोकसभा विधानसभा चुनाव कराया जाए, ठीक है, ये बड़े चुनाव हैं, लोकसभा विधानसभा, और इनसे सब कुछ डिसाइडेड होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरे चरण में नगरीय चुनाव, ठीक है, और पंचायतों के चुनाव, जैसे नगर निगम के होते हैं चुनाव, वो MCD वाले से कहते हैं, और ये पंचायत जो प्रधानमंत्री हैं उनके लिए, लेकिन इन्हें पहले चरण के 100 दिन के भीतर ही कराया जाए, मतलब 3 महीने के अंदर करा देना चाहिए इनको। 3 महीने के अंदर इनको करा दिया जाए, ये इनका कहने का मतलब है, ठीक। बहुत अच्छी रिपोर्ट है, बहुत बढ़िया बात कही गई है, ताकि फिर दोबारा देरी ना हो, फिर दोबारा हम चुनाव के इसमें झोंके ना जाए। लोकसभा का कार्यकाल खत्म होने के साथ ही राज्यों की विधानसभा के चुनाव कराए जाने पर विचार किया जाए। जैसे लोकसभा कार्यकाल खत्म होगा वैसे ही इनके साथ चुनाव कराया जाए। अगर किसी विधानसभा का चुनाव अपरिहार्य कारणों से एक साथ नहीं हो पाता तो बाद की तिथि में होगा, मतलब जो बात की तिथि है उसमें होगा, लेकिन कार्यकाल उसी दिन समाप्त होगा जिस दिन लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होगा, ठीक है, ये भी होता है। यदि किसी राज्य की विधानसभा बीच में भंग हो जाती है और नया चुनाव विधानसभा के बाकी के कार्यकाल के लिए ही कराया जाए, जैसे कि मान लो 5 साल का टेन्योर होता है किसी विधानसभा का और 3 साल में भंग हो जाती है, तो फिर चुनाव होते हैं, फिर कोई राष्ट्र बनेगा मुख्यमंत्री, तो ऐसा नहीं है पर यहाँ से उसको 5 साल मिलेंगे, नहीं, यहाँ से कितने बच्चे, 2 साल बच्चे, तो 2 साल के लिए चुनाव होगा जिससे लोकसभा के साथ आ सके। सभी चुनावों के लिए एक समान मतदाता सूची तैयार की जाए। समान मतदाता, राज्य की अलग ना हो, लोकसभा की अलग ना हो, एक ही साथ की जाए। अभी लोकसभा विधानसभा के लिए अलग और नगरीय निकाय पंचायतों के चुनाव के लिए अलग सूची तैयार होती है। इसमें ही भाव घपलेबाजी होती है, गाँव के इंसान शहर में होता है तब भी वोट पड़ जाते हैं, ऐसा भी होता है। समिति ने 18 संवैधानिक संशोधनों की सिफारिश भी की है, जिनमें से अधिकांश में राज्य विधानसभा के अनुमोदन की जरूरत नहीं, मतलब 18 में से कुछ जो होंगे ज़्यादातर उनमें राज्यसभा की सहमति की जरूरत नहीं है। समान मतदाता सूची और समान मतदाता पहचान पत्र से जुड़े कुछ प्रस्तावित बदलाव के लिए कम से कम आधे राज्यों का अनुमोदन चाहिए, जो कि सरकार, अगर इससे विपक्ष की मंशा पता लगेगी, आप इसमें देखना विपक्ष मतलब पता लगेगा कि वो क्या चाहता है, उसकी मंशा पता लगेगी कि एक साथ चुनाव होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। वो कहेंगे अगर लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं तो लोकसभा में मोदी जी का फैक्टर चल रहा है तो विधानसभा में असर पड़ेगा, तो लोकसभा में पहली बार बोला था तब 4 सीट नहीं आई तो फैक्टर नहीं चल रहा एक तरीके से, तो ऐसा कुछ नहीं है, फैक्टर कुछ नहीं चलता। जनता इतनी समझदार है, समझदार नहीं भी है तो होती रह रही है धीरे धीरे, क्योंकि देश धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और समझदार होना भी चाहिए आपको अगर अपना कल अच्छा करना है तो। अब एक साथ चुनाव से GDP में लगभग 1.5% वृद्धि का अनुमान है, मतलब 1.5%, मतलब जैसे मान लो अभी हमारी चल रही है 7, तो ये मतलब 8.5 हो जाएगी, और मान लो चलो 8 चल रही है तो 9.5 हो जाएगी, मतलब बहुत अंतर है, ये बहुत बड़ा GDP में अंतर है। ये हमारे क्या बचत होगी, ये पैसा हम बचाएंगे तो, वरना हम क्या करते हैं, खर्च ही करते हैं और संसाधन खर्च करते हैं, पुलिस वालों को खर्च करते हैं, पुलिस को परेशान करते हैं, अर्धसैनिक वालों को परेशान करते हैं, टीचरों को परेशान करते हैं, लेखपालों को परेशान करते हैं, सब परेशान होते हैं उसमें। देश में लोकसभा विधानसभा के एक साथ चुनाव से पैसे की बड़ी बचत का पहलू तो स्पष्ट है ही, लेकिन आर्थिक विशेषज्ञों का आकलन है कि इससे GDP में लगभग 1.5% तक की वृद्धि हो सकती है। वहीं इसके लागू होने पर सरकारें सही मायने में कम से कम 4-4.5 वर्ष विकास कार्य कर पाएंगी, मतलब 6 महीने आप चुनाव के रख लीजिए, कोई बात नहीं, चुनाव एक महोत्सव है, उसके लिए 6 महीने पर्याप्त हैं, वो होने चाहिए। 6 महीने तक एक दूसरे को दबा के गाली दीजिए, जी भर के गाली दीजिए, उसका 4.5 साल लोगों का काम कीजिए, जनता का काम कीजिए, देश का काम कीजिए, राज्य का काम कीजिए। अभी लगातार अलग अलग होने वाले चुनाव और आचार संहिता के कारण सरकार के हाथ 12-15 महीने तक बंधे रहते हैं, यानी 5 वर्ष के लिए चुनी गई सरकार सही मायने में 4 वर्ष से भी कम काम कर पाती है। चुनाव के आर्थिक और सामाजिक प्रभाव के विशेषज्ञ डॉक्टर प्राची मिश्रा और उच्च स्तरीय समिति के सदस्य NK सिंह ने रामनाथ कोविंद समिति के समक्ष एक शोध प्रस्तुत किया है। क्या बोला उसमें, मैक्रो इकोनॉमिक्स इम्पैक्ट ऑफ हार्मोनाइजिंग इलेक्टोरल साइकिल। मैक्रो इकोनॉमिक्स इम्पैक्ट क्या है, किस पे, ऑफ हार्मोनाइजिंग इलेक्टोरल साइकिल की, इलेक्टोरल साइकिल का हार्मोनाइजिंग क्या शीर्षक के इस शोध पत्र में 12 होने वाले चुनाव की तुलना में समकालिक यानी एक साथ चुनाव होने की अवधि के दौरान अपेक्षाकृत उच्च आर्थिक वृद्धि, कम मुद्रास्फीति, अधिक निवेश और व्यय का उल्लेख किया गया है। इस अध्याय में समकालिक चुनाव चक्र के बाद 1 या 2 वर्ष पहले या बाद की अवधि की तुलना की गई है। माना गया है कि 12 चुनाव के समाज पर और उनका प्रभाव पड़ते हैं, फिर दोबारा गाली, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब होता रहता है। उदाहरण के तौर पर इसके कारण आने वाली अनिश्चितता से सरकार की निर्णय लेने की प्रक्रिया बाधित होती है, परियोजना पूर्ण होने में देरी होती है और विकास कार्य प्रभावित होते हैं। अध्ययन में यह कहा गया है कि भारत में 1952 से 2023 तक प्रतिवर्ष औसतन 6 चुनाव हुए हैं, मतलब प्रतिवर्ष, यानी कि 12 महीनों में 6 चुनाव हुए हैं, यानी 12 को 6 से आप डिवाइड करोगे तो मतलब 2 महीने में एक चुनाव आपको मिला है। देख लीजिए, यही हुआ है। यह प्रतिवर्ष औसतन
आंकड़ा सिर्फ लोकसभा विधानसभा के बारे में होने वाले चुनाव का है। यदि स्थानीय चुनाव को शामिल कर लिया जाए तो प्रतिवर्ष चुनाव की संख्या कई गुना बढ़ जाएगी। इस पत्र में साथ साथ और अलग अलग होने वाले चुनाव के पहले और बाद में वास्तविक राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद दर वृद्धि में बदलाव की तुलना भी की गई है। दावा किया है कि साथ साथ चुनाव के बाद वास्तविक जीडीपी वृद्धि अधिक होती है। अलग अलग चुनाव की तुलना में समकालिक चुनाव के दौरान वास्तविक राष्ट्रीय आर्थिक वृद्धि के लगभग 1.5% का अंतर देखा जाएगा। ये राशि कितनी बड़ी है इसका आकलन ऐसे कर सकते हैं कि वित्त वर्ष 2024 में जीडीपी का 1.5% 4.5 लाख करोड़ होता है। 4 लाख करोड़ 4 लाख करोड़, ठीक है। यह स्वास्थ्य पर सार्वजनिक खर्च का आधा और शिक्षा पर होने वाले खर्च का 1/3 के बराबर है। भाई साहब, स्वास्थ्य पे खर्च हो रहा है उसका आधा है और शिक्षा पे उसका 1/3 है। ये जुड़ेगा इनमें, फिर अगर जुड़ सकता है तो कैसा हो जाएगा। तो विशेषज्ञों ने इस बिंदु को समझाने के लिए तमिलनाडु का उदाहरण में किया कि तमिलनाडु में इसके बताया गया है कि क्या किया, हाँ, तमिलनाडु में उदाहरण दिया कि इसमें बताया गया है कि वहाँ 1996 में 7 चुनाव हुए तो विकास दर में 4.1% की गिरावट आई, जबकि 2000 में अलग अलग चुनाव कराने पर 30% की गिरावट आई। साथ चुनाव कराने के दौरान मुद्रास्फीति में लगभग 1% की बड़ी गिरावट के अनुमान हैं। वाह भाई वाह, क्या विश्लेषण है इसका, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कटिंग आई है। मतलब देखिए एक बार, हाँ, मेंस चल रहे हैं यूपीएससी के, आज एसए का पेपर था, आगे आगे पेपर मिलेगा, इकोनॉमिक्स का मिलेगा, किसी ये पेपर में पूछ सकते हैं। क्यों? क्योंकि मार्च में समिति को ये बोल दिया गया था और ये उस वक्त मुद्दे में थी, मतलब न्यूज़पेपर में आया था, एक देश एक चुनाव के बारे में बताइए। परंतु अब जाके मोदी जी ने बोला आगे और इस पर ऐलान कर दिया कि शीतकालीन सत्र में हम इसको लेके आएंगे, इस विधेयक को। तो इस बार नहीं तो अगली बार तो डेफिनेटली है, वरना पीसीएस वगैरह उन पर आप बिल्कुल छाप बना के जाइए कि एक एक डेटा याद करके, ये अलग तमिलनाडु जैसे उदाहरण दिया, इनको याद करके जाइए, आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं यहीं पे, क्योंकि बहुत इन्फॉर्मेटिव और बढ़िया वीडियो थी। इस वीडियो को आगे शेयर करें जरूर, क्योंकि लोगों को पता लगे एक चुनाव, क्योंकि लोग अब इस पर बहस करेंगे, इस मुद्दे पर बहस होगा, और जो विपक्ष वाले हैं वो हमेशा गलती बताएंगे, पक्ष वाले हमेशा अच्छा ही बताएंगे। आपको पता होना चाहिए कि विशेषज्ञ क्या कहते हैं, रिपोर्ट्स क्या कहती हैं, समिति ने क्या कहा है, ये आपको पता होना चाहिए। आपको पता होगा तभी आप आगे जाके जवाब दे सकते हैं लोगों को। एक अच्छा नागरिक वो है जो देश के मुद्दों पर थोड़ा गहन अपना विचार रखे और उसकी थोड़ी समझ विकसित करे गहन के मुद्दों, देश के मुद्दों पे, ठीक है। तो मैं इस वीडियो को यहीं विराम करता हूँ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।